हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.4 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की अब तक बीजगणितीय दो विधियाँ पढ़ ली हैं। बीजगणितीय कितनी विधि पढ़ी हैं? दो, एक तो प्रतिस्थापन और एक विलोपन, और एक हमने अलग से विधि पढ़ी थी ग्राफीय विधि। वहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करते थे। फिर उसके बाद हमने बीजगणितीय विधियाँ पढ़ी, उसमें तीन विधियाँ बताई थी मैंने आपको। प्रतिस्थापन विधि आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, विलोपन विधि ये भी समाप्त हो चुकी है। अब थर्ड विधि जो रह गई है आज वो आपकी चलने वाली है, वो विधि है आपकी वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड विधि आपकी है ये बीजगणितीय। ठीक है, देखते हैं ये विधि क्या है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपकी तीसरी विधि है। ठीक है, दो विधि में बीजगणितीय दो विधि पहले बता चुका हूँ, तीसरी बीजगणितीय विधि है ये फाइनल। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए एक तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम इन दो समीकरणों को वज्रगुणन विधि से जब हल करेंगे तो x y के मान किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मेट क्या है वो समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लेंगे और बराबर y और बराबर अचर पद कोई 1। ठीक है, 1। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये x वाला है तो x वाले टर्म्स को आप छपा लीजिए। ये x वाले पद है ना, इनको आप छपा लीजिए। ठीक है, और इसके नीचे y के गुणांक दोनों जगह से और अचर पद दोनों जगह से लिखिए। x वाले के नीचे लिखेंगे तो x के पदों को छुपा लेंगे, y वाले के नीचे लिखेंगे तो y वाले पदों को छुपा लेंगे, और अचर पद के नीचे लिखेंगे तो अचर वाले पदों को छुपा लेंगे, और चक्रीय क्रम में लिखेंगे, पहले BC तो फिर CA फिर AB। यानी कैसे समझिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को आप छुपा लीजिए बिल्कुल। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है? B1, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है? B2, तो B1 B2, और अचर पद में आ जाइए आप C1 C2। ठीक है, अब आए y वाले पे, तो आप y वाले टर्म्स को छुपा लीजिए। भाई हम y वाले के नीचे लिख रहे हैं ना, जो चर है y उसके नीचे लिखेंगे, तो y वाले टर्म्स को आप छुपा लीजिए इस तरीके से। तो इसके बाद अब क्या आएगा? C1 C2, और यहाँ पर A1 A2, यानी पहले ये दोनों, अब ये दोनों, फिर ये दोनों। अब देखिए बात आएगी अचर पद के नीचे लिखने की, तो अचर पद वाले टर्म को आप छुपा लीजिए इस तरीके से। तो फिर क्या आएगा? A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इनको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x y और अचर पद 1। सबसे पहले x के नीचे का लिखेंगे तो x वाले पदों को छुपा लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाली समीकरण में y का गुणांक, नीचे वाली समीकरण में y का गुणांक B1 B2 B1 B2, और अचर पद C1 C2। अब आए y वाले पर टर्म के नीचे लिखने के लिए, तो y वाले छुपा लिए। तो फिर अब आप ये नहीं कि पहले ये लिखें फिर ये लिखें, तो गलत हो जाएगा, आंसर में प्लस माइनस की मिस्टेक आएगी। फिर आप लिखेंगे ये पहले C1 C2, फिर बाद में यूँ घूम के, पहले चलते कैसे हैं, ये छुपा लिया तो ये और ये, अब ये छुपा लिया तो ये और ये, फिर ये छुपा लेंगे तो ये और ये, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, y के नीचे वाले छुपा लिए, तो क्या बचा? C1 C2 और A1 A2, तो C1 C2 A1 A2। अब आए हम किसके नीचे? अचर पद के नीचे, तो अचर पद वाले छुपा लिए,
तो अब क्या A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं इस तरीके से, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। अब करते हैं, देखिए तो x तो ऊपर है, B1 का करेंगे C2 में, तो B1 C2, और बीच में क्या लगाते हैं माइनस, ये अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं हम, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो लिख दिया, फिर बीच में क्या आता है माइनस आता है, और फिर इसका इसमें, तो B2 C1, ये B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y अपॉन इसका इसमें, तो C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन इसका इसमें A1 B2 माइनस इसका इसमें A2 B1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमको x और y के मान निकालने हैं, किसके मान निकालने हैं, x के और y के मान। तो देखिए x और y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो इस पहले वाले टर्म्स को यानी x वाले को और अचर वाले पद को ले लेंगे, फिर तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा, फिर एक बार y वाले को अचर वाले पद को ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो किस किस को लेंगे, जब x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर किसको ले लेंगे, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो हमने इन दोनों को ले लिया, तो 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस साइड में सिर्फ x को ही रखूँगा, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे सबको सेकंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूँगा। प्लस में होगा तो जाके माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ सिर्फ x को रखना है, तो ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है ये डिवाइड में है, जब मैं इसको उधर भेजूँगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट का इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका x बराबर इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी B1 C2 माइनस B2 C1, ये चीज़ ऊपर पहुँच गई, और बटे में ये है ये A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से ये x निकालने का एक फॉर्मेट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम y भी निकाल सकते हैं, जब हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है, जब y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर हो 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, तो क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे इधर, यानी ये भाग में तो जाके गुणा में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चीज़ चली जाएगी यहाँ पर, यानी 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे यहाँ A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से ये y का मान ज्ञात करने का फॉर्मेट यानी फॉर्मूला तैयार हो गया। तो या तो देखिए आप डायरेक्ट इनको याद कर लीजिए, इनको याद करने से x y के मान हो जाएंगे, या फिर आप पूरा इस तरीके से बेसिक कीजिए तब भी हमारा x y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ये चीज़ याद होने के साथ साथ आपको जो पीछे मैं रूल्स लिखा चुका हूँ, दो रैखिक समीकरण कब संपाती होते हैं, सही है, कब उनका अद्वितीय हल होता है, कब उनके अनेक हल होते हैं, कब उनके कोई हल नहीं होता, ये कंडीशंस भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए। ये चीज़ क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर। देखिए एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं और पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझते हैं। इसमें कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक का अद्वितीय हल है, यानी नीचे रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनमें से किसी एक का अद्वितीय हल है, इनमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। नीचे जो हमें रैखिक समीकरण दे रखे हैं इनमें यह पूछा है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अनेक हल हैं, ठीक है।
अद्वितीय हल की स्थिति में, यदि अद्वितीय हल हो तो उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, फिर उसको हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है यदि उसका अद्वितीय हल है तो। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो फिर आगे सॉल्व नहीं करना, लेकिन अगर अद्वितीय हल है तो उसको फिर हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या है, देखिए मैंने बता चुका हूँ आपको, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होता है। और ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसको हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। पहले का पहला क्या दिया है, देखिए एक बात ध्यान रखना, चलो मैं अभी समझा दूंगा। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इस तरीके से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि इसकी जो है नेचर कैसा है, इसके अद्वितीय हल हैं, इसके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है, ठीक है, क्या है, तो ये चीज़ हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, देखिए क्यों, क्योंकि हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालना है, और वो निकालने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान होने चाहिए। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान कहाँ से आएंगे, जब हम इसकी तुलना a1x b1y c1 से या a2x b2y c2 से करेंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण की तुलना कर दी इससे, तो यहाँ x का गुणांक a1 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1, यहाँ पर y का गुणांक b1, यहाँ पर y का गुणांक क्या है -3, तो b1 की वैल्यू आ गई -3, यहाँ पर अचर पद c1 और यहाँ अचर पद क्या आ रहा है -3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कीजिए आप, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, देखिए करिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू यहाँ पर क्या c2 और यहाँ पर क्या -2। ठीक है, चिन्ह सहित उठाएंगे। तो इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आगे कंपेयर करके, और कंपेयर करना तो आप पिछली एक्सरसाइजों में भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, अब a1/a2 बराबर, तो a1/a2 का मान निकालिए, तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, b1/b2 का निकालते हैं, तो b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9, यानी 1/3, और c1/c2 की वैल्यू निकालिए, तो c1 की वैल्यू क्या आ रही है -3 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है, c2 की वैल्यू आपकी आ रही है -2, तो माइनस से माइनस कट गया 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/3 और c1/c2 का मान क्या है 3/2। चूँकि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, भाई इसका मान तो बराबर आ रहा है इसके, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं है, तो c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण गुणों का कोई हल नहीं है। ये कंडीशन तो आपको याद है ना पीछे वाली, ये जब कंडीशन बनती है तो इस स्थिति में समीकरण गुणों का कोई हल नहीं होता। तो अब इसको हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उस प्रश्न में कहा था यदि अद्वितीय हल हो तभी वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने, अगर अद्वितीय हल ना हो कुछ और हल हो तो फिर उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना, फिर इसको सॉल्व ही नहीं करना है, वहीं छोड़ देना है। ठीक है, यही चीज़ थी, देख लीजिए एक बार, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। इसमें यानी कि बचड़न विधि यूज नहीं हुई क्योंकि इसके अद्वितीय हल नहीं थे, कोई हल नहीं वाली कंडीशन बन रही थी। देखते हैं सवाल नंबर 2 में बन जाए शायद, पहले का दूसरा। 2x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको ना आप LHS में लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको आप LHS में लाइए, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इनको करना है सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले वही कंपेयर करेंगे। देखिए जब समीकरण एक ही कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए x का गुणांक a1 यहाँ पर क्या है, 2 है आपका, तो a1 की वैल्यू 2, यहाँ पर y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1, यहाँ पर चरपद c1 और यहाँ चरपद क्या है -5। ठीक है, अब समीकरण 2 की तुलना कीजिए इसी प्रकार, समीकरण 2 की तुलना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8। ठीक है, ये कंपेयर हो गया। अब क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, तो अब a1 अपॉन a2 बराबर, तो a1 की वैल्यू 2 है और नीचे a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 अपॉन b2 बराबर, तो b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 बराबर, तो c1 की वैल्यू क्या है -5 -8, इससे कट गया 5 अपॉन 8। अब देखिए क्या a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, नहीं आ रहा, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी निकालने की। तो क्या हो गया, यहाँ से लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो समीकरणों के हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होगा। समीकरण अतः समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब अगर अद्वितीय हल है तो बज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा था अगर समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल हो तभी बज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, वरना नहीं। तो यहाँ अद्वितीय हल है तो अब इसे हम बज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए उसका फॉर्मेट मैं आपको बिल्कुल बेसिक कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, x लेते हैं और x के नीचे क्या लिखते हैं हम, देखिए इक्वेशंस पे आप आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, x के नीचे लिखने वाले हैं, तो x के एलिमेंट छुपा लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ y का क्या है गुणांक 1 और यहाँ पे y का गुणांक क्या है 2, यानी b1 b2 यानी 1 और 2 आएगा, तो 1 और 2। और फिर अचर पद यहाँ पर क्या है -5 और यहाँ पर क्या है -8, -5 -8। भाई ये तो आता है यहाँ पर b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 की वैल्यू क्या है, अब b1 b2 की वैल्यू 1 और 2, यानी b1 और b2 की वैल्यू 1 और 2 और c1 c2 की वैल्यू -5 और -8। ठीक है, अब बराबर y के नीचे आएंगे तो y वाले एलिमेंट छुपा लेंगे यहाँ से, सही है, यहाँ से, तो इसमें अचर पद आएगा, यहाँ अचर पद आएगा, यानी -5 -8, फिर घूम के a1 a2, तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 3 और 2 और 3, यानी कि आता है यहाँ पे, यहाँ था b1 b2, तो यहाँ आएगा अब c1 c2 और यहाँ c1 c2, तो c1 का आएगा यहाँ पे a1 a2। ठीक है, भैया b1 b2 यहाँ पे आएगा आपका c1 c2, भाई बाई के नीचे c1 c2 तो ये आता है फॉर्मूले में, आप देख लीजिए वरना।
तो C1 C2 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू 8 माइनस के। और फिर यहाँ पर क्या आता है A1 A2, तो A1 की वैल्यू 2 और B1 की A2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब बराबर 1 यहाँ पर, तो अचर पद को आप छुपा लीजिए। अचर पद को जैसे ही हम छुपाएंगे तो क्या आएगा A1 A2 B1 B2, तो 2 3 1 2 2 3 1 2 इस तरीके से। यहाँ पर B1 B2, तो B1 की वैल्यू आपकी 1 और B2 की वैल्यू आपकी 2। यहाँ पर फिर C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -8, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका C1 C2, तो C1 C2 की वैल्यू -5 -8, और यहाँ पर आपका आएगा A1 A2, तो A1 A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसी प्रकार यहाँ पे फिर आपका आएगा A1 A2 B1 B2, तो उनकी वैल्यू भी हमने लगा दी। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो देखिए x/1 का होगा -8 में, तो -8 और -1 हम लगाते हैं, और 2 पंजे 10, 2 का करेंगे -5 में, तो 2 पंजे 10, माइनस के 10 हो जाएंगे, भाई माइनस का है ना, तो माइनस के 2 पंजे 10, माइनस के 10 हो गई, और एक माइनस ये हम लगाते हैं बीच में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10 बराबर y/-5 का 3 में करेंगे, -5 दिया 15, एक माइनस हमने लगाया ये, और 8 का 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, माइनस का 16 आएगा क्योंकि माइनस आ रहा है, और एक माइनस ये रहा, तो +16 हो जाएगा बराबर 1/2, 2 जा 4 और -3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो x/10 में से 8 गए 2 बराबर y/16 और आपका 15। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, 5 दिया 15, माइनस के 15 आएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 का 3 में करेंगे, -5 दिया 15, और 8 दूनी 16, माइनस के और एक माइनस बीच में +16। अब ठीक है, अब 15 में 16 गया, एक आ गया प्लस का, और यहाँ पे 1/1 आ गया। अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था, अगर x का मान निकालना है आपको, तो x वाले को अचर पद वाले को लेते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। तो जब x/2 बराबर 1/1, तो इसका इसमें किया, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। यहाँ पर इसको और इसको लेंगे, तो जब किसको लें, y/1 बराबर 1/1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। इस तरीके से हमारे x और y के मान आ गए, ओके, ये सॉल्व होकर। तो इस तरीके से आपको ये करना है, कब, जब आपकी अद्वितीय हल की कंडीशन आ जाए। यानी इतना सवाल तो मैं आपको करा चुका हूँ पीछे एक्सरसाइज में कई बार, ये चीज़ न्यू है। और ये भी कब करना है, जब अद्वितीय हल हो। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 3.5 का दूसरा सवाल, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है, यही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए क्या था, आप डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूले कराए थे उनसे भी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला करके कर सकते हैं। आपको ये लाइन बच जाएगी, बाकी यहाँ से वही चीज़ सॉल्व होगी। तो एक लाइन का अंतर आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक करा देता हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और चाहें तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये, जब अद्वितीय हल हो। अगर इसके अलावा कोई और हल हो तो फिर आपको बज्रन विधि से सॉल्व नहीं करना, फिर से छोड़ देना है, या फिर आप चाहें तो किसी अन्य विधि से सॉल्व कर लेना। वैसे इसमें कराया नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, 3x - 5y बराबर में 20 दे रखा है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 6x - 10y बराबर में दे रखा है 40, इसको LHS में लेंगे तो -40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए x का गुणांक a1, यहाँ पर क्या 3, तो a1 की वैल्यू 3,
यहाँ पर y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक -5, यहाँ अचर पद c1, यहाँ अचर पद कितना है -20, ठीक है। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर x का गुणांक a2, यहाँ पर 6, तो a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब a1 अपॉन a2 बराबर, तो a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 2 जा 6 यानी 1/2, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -5 और b2 की वैल्यू -10, तो 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू तो -20 -40, तो 20 दूनी, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं, तो तीनों बराबर आ रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों क्या आ रहे हैं बराबर, अतः समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, और अनेक हल की कंडीशन में हमको बजरंग विधि से इसको सॉल्व नहीं करना, फिर इसको यहीं छोड़ देना है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल होते तो फिर हम इसको बजरंग विधि से करते। अब देखिए लास्ट सवाल है इसका, पहले का, अगर इसका अद्वितीय हुआ तो इसको बजरंग विधि से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 3x - 3y - 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं क्या है। तो समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ पर क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1, यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर अचर पद c1 है, यहाँ पर कितना है -7, ठीक है। अब समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ पर क्या है आपका 3, यहाँ पर y का गुणांक b2, यहाँ पर -3, यहाँ अचर पद c2 और यहाँ अचर पद की वैल्यू क्या है -15। अब चेक करते हैं a1 अपॉन a2 बराबर, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू 3, b1 अपॉन b2 बराबर, तो b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू भी -3, तो इससे कट गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, समीकरण युग्मों के युग्मों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो फिर इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, बज्रगुणन विधि से। क्या लिखेंगे, बज्रगुणन विधि से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले x और x के नीचे b1 b2, तो b1 b2 की वैल्यू क्या आती है आपकी, b1 b2 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू भी -3, यानी -3 और c1 c2, तो c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -15, फिर बराबर y, यहाँ पर क्या आएगा आपका c1 c2, तो c1 c2, c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -15, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका a1 a2, तो a1 a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, और बराबर में आता है आपका 1, यहाँ पर क्या आता है b1 c1 a1 a2, a1 a2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 और 3, और यहाँ पर b1 b2 नहीं a, यहाँ आपका आया b, यहाँ आएगा आपका c, यहाँ आएगा आपका a, और यहाँ c b c a b, यहाँ b आएगा b1 b2, तो b1 b2 की देखिए क्या है वैल्यू, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू भी -3, ठीक है। इस तरीके से आप मान लगा देंगे, या फिर वही चीज़ कर लीजिए आप, x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले छुपा लीजिए,
-3 -3 -3 -3 और -7 -15 -7 -15। फिर बाई वाले नहीं, बाई वाले छुपा लीजिए, तो -7 -15 -7 -15 उधर 1 3 1 3। फिर अचर पद छुपा लीजिए, 1 3 1 3 -3 -3 -3 -3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, करते हैं। तो x अपॉन -3 का -15 करेंगे तो माइनस प्लस 15 तिया 45 और माइनस हम लगाएंगे कि अभी तरफ से, और माइनस प्लस 7 तिया 21 बराबर y अपॉन माइनस के 7 का 3 में करेंगे माइनस के 21 और माइनस का 15 का 1 में करेंगे -15 और एक -11 +15 बराबर 1 अपॉन 1 का -3 में -3 और फिर -3 का -3 में माइनस के 9 और ये प्लस, क्योंकि माइनस प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 45 से गया आपका 21, तो कितना बचा 24 बचता है। सही है, 5 से 1 गया 4 और 2 से 2 गया 4 से 2 गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y अपॉन 21 से गया 15, 15 और 6 21, 6 बचा वही माइनस का बराबर 1 अपॉन 3 से गया 9 से गया -3, तो इतना बचा 9 से गया 3 तो आपका 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब x का मान निकालना तो x अपॉन 24 को लेंगे बराबर किसके 1 अपॉन 6 के, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। इसको लेंगे जब तो y अपॉन -6 को लेंगे 1 अपॉन 6 के, किससे कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके x और y के मान आ गए। एक बार चेक कर लेते हैं 3.5 का पहले का चौथा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। ठीक है, इसी के साथ आपके पहले पार्ट के प्रश्न समाप्त।